हम पहुंचे थे इस लाइन तक, हमने कहा था उसके बाद कि नेचुरलिस्ट्स डिस्क्राइब ओनली बायोलॉजी, ठीक है, वो हमने कहा था। उसके बाद हम पहुंचे थे हेंस बायोलॉजी के पास, वहां से नहीं पढ़ा था हमने, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं वालेकुम सलाम। हेंस बायोलॉजी रिमेन्ड एज नेचुरल हिस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो बायोलॉजी है वो नेचुरल हिस्ट्री रहेगी फॉर अ लॉन्ग टाइम। द डिस्क्रिप्शन बाय इटसेल्फ वाज अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स। जो डिस्क्रिप्शन थी दैट वाज अमेजिंग, ठीक है, दैट वाज वंडरफुल। तो while the initial reaction of a student could be boredom, है ना, one should keep in mind कि मतलब हर इंसान जब पढ़ता है बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर्स, बोलता है यार क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या है इस चीज़ को, लगता है इरेलीवेंट। लेकिन one should keep in mind that the detailed description was utilized in the later day reductionist biology, where living processes drew more attention from scientists than the description of the life forms and their structure। यानी कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का नाम आपको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं इसको कहता हूँ हाईलाइट इस टर्म को, ठीक है। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होता है? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का मतलब आप मानिए बहुत रिड्यूस स्ट्रक्चर्स पढ़ना, बहुत माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स के बारे में इल्म हासिल करना, उसको बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। यानी कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी ऐसे बोलती है कि अंडरस्टैंडिंग अ लिविंग सिस्टम by breaking it down into smaller parts and studying those parts in isolation। आप समझ रहे? मतलब हमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़नी है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे काम लिविंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए। हम लिविंग सिस्टम को ब्रेक डाउन करते स्मॉलर पार्ट्स में, उसको रिड्यूस कर देते हैं ना। फिर स्टडी करते हैं उन छोटे छोटे पार्ट्स को, आइसोलेशन, अलग अलग, इसको पढ़ेंगे अलग, इसको पढ़ेंगे अलग, इसको पढ़ेंगे अलग, इसको पढ़ेंगे अलग, क्योंकि लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बोलती है कि तुम मत देखो एट द होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तुम देखो उसके जीन्स के बारे में, तुम उसके प्रोटीन्स देखो, उसके सेल्स देखो, उसके मॉलिक्यूल्स देखो। तुम रिड्यूस स्ट्रक्चर्स की ओर जाओ, तुम पूरा जो है डीप स्ट्रक्चर्स की ओर जाओ, उसको बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ठीक है। यानी कि जहाँ पे हम एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं, एंजाइम रिएक्शंस कैसे होती है, केमिकल रिएक्शंस इंसान के अंदर कैसे हो रही होती है, सारी होल ह्यूमन बॉडी के बारे में नहीं पढ़ते हम, ठीक है। यानी कि इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं, भाई स्टडी द डीएनए एंड द जीन्स, है ना। तो उस बारे में यहाँ पे बिहेवियर सोसाइटी के बारे में हम नहीं पढ़ते, यहाँ पे हम जीन लेवल तक जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, प्रोटीन लेवल तक जाते हैं, डीएनए तक जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे कि जहाँ पे हम इसके पार्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। जब हम पार्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे तब जाके हम होल ऑर्गेनिज्म को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दैट इज व्हाट रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी मीन्स, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। मनी ये ऐसा अप्रोच होता है, ठीक है, जहाँ पे बायोलॉजिकल फिनोमेना जो होते हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है, उनको सिंपलर कंपोनेंट्स में मॉलिक्यूल्स पढ़े जाते हैं, सेल्स पढ़ी जाती है, जीन्स पढ़े जाते हैं, एंजाइम्स पढ़े जाते हैं, रिएक्शंस पढ़ी जाती है, मतलब जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, जो बहुत सटल डिटेल्स होती है, उसको बोलते हैं न्यूएंसेस, वो पढ़ी जाती है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जब ये पढ़ा गया ना, क्या रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी की ये बात करें ना, कि वन शुड कीप इन माइंड द डिटेल डिस्क्रिप्शन जो होती है वॉज यूटिलाइज, इसको इस्तेमाल किया गया किसके लिए? इन द लेटर डे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, है ना। जो माइन्यूट डिटेल्स है ना, जो डिटेल डिस्क्रिप्शंस थी, वो इस काम, इस रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी में इस्तेमाल हो जाती है, जहाँ पे लिविंग प्रोसेसेस जो है ड्रिव मोर अटेंशन फ्रॉम द साइंटिस्ट देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। अगर हम बोलेंगे सीधे लाइफ फॉर्म्स कैसी है, वो मोटा है, वो पतला है, पॉरीफेरल्स ऐसे होते, पोर बेटिंग होते, इंसान ऐसे होते जो दिख जाते हैं, ठीक है, कॉर्डेट्स होते, पढ़ा ना सब कुछ सबसे, मतलब मॉर्फोलॉजी इसमें ना प्लांट किंगडम में, डाइवर्सिटी में, एंड देयर स्ट्रक्चर। लेकिन ज़्यादा अटेंशन ड्रॉ कर दिया रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी ने, कि जहाँ पे हम डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं लाइफ फॉर्म्स की, सॉरी इसके ना, इसकी किसकी, लाइफ प्रोसेसेस की, लिविंग प्रोसेसेस की, ठीक है। एक तो हो गया लिविंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना, यानी कि वो रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ठीक है। दूसरा हो गया बिल्कुल पढ़ना स्ट्रक्चर के बारे में, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी पढ़ती है उसी के बारे में, किसके बारे में? जीन लेवल तक जाती है, वो प्रोटीन लेवल तक जाती है। आप समझ रहे कि नहीं? हाँ। अगर समझ नहीं भी आएगा ना, और नहीं भी आज तक पूरा समझ, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं आज तक जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, हम पढ़ेंगे ना सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। मेरी एक आदत है, मैं चाहता हूँ पूरा बेसिक से हमेशा, मुझे हिसाब नहीं आता वरना पढ़ेगा, इसलिए आप डरिए मत इंशाल्लाह। हेंस दिस डिस्क्रिप्शन बिकेम मीनिंगफुल, ठीक है, ये बन गई मीनिंगफुल एंड हेल्पफुल इन फ्रेमिंग रिसर्च क्वेश्चंस, है ना। फ्रेम करना मतलब गढ़ना, बना देना रिसर्च क्वेश्चंस को। इन फिजियोलॉजी, चाहे हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी यानी कि फंक्शनिंग के बारे में, फिजियोलॉजी क्या फंक्शनिंग हुई ना, इंसान खाता पीता है, चलता है, रेस्पिरेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, वही। और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, या जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो है, जो बोलती है एवोल्यूशन कैसे हो गया, कौन सी थेरीज है इसके बारे में, तो वो लिहाज, ठीक है, उसमें क्वेश्चन फ्रेमिंग हमने कर दी। क्यों क्यों?
विद द हेल्प ऑफ रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी की बात हो रही है। इन द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, जहाँ पे 3 चैप्टर्स है, हमें पहले फर्स्ट पढ़ना है यहाँ पे। तो ये बोल रहा है इसके बारे में, द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो यहाँ पे है, इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल फिनोमिना, कि जो उनका बिहेवियरल फिनोमिना है, व्हाई दे बिहेव इन द वे दे बिहेव, and why is their functioning the way they function, why they function the way they function, that is called as physiological phenomena, why they function the way they function। मैं फिर से बोल रहा हूँ, why they function the way they function, ठीक है। uh, why they metabolize the way they metabolize, why they behave the way they behave, so that is what structural basis of physiological or behavioral phenomena is there, that is studied in this, ठीक है, is described। वो क्या चाहता है डिस्क्राइब यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं अभी। हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद फॉर कन्वीनियंस, आसानी के लिए, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, और एनाटॉमिकल मतलब क्या, मतलब छोटे छोटे फीचर्स जो है, इज प्रेजेंटेड सेपरेटली फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसको हमने सेपरेट कर दिया है किसके लिए, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। अब ये बार बार आपको लगता है कि मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, तो मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, जैसे याद रह जाता है इंसान को। देखिए मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी। जैसा कि मैं बोलते आ रहा हूँ कि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना, क्योंकि मॉर्फ का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर है ना, या फॉर्म। मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर या फॉर्म, और लॉजी क्या होता है, स्टडी, यानी कि स्ट्रक्चर या फॉर्म की स्टडी करने को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। कि जहाँ पे हम एक्सटर्नल फॉर्म्स या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे हम शेप ऑफ लीफ की बात करेंगे, हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करेंगे, हम जो है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ रूट की बात करेंगे, स्टेम की बात करेंगे, फ्रूट की बात करेंगे ना, एक्सटर्नल जो होता है, जो दिख जाता है अच्छे से, बड़े बड़ी चीज़ें जो होती है। तो morphology deals with the study of external structures and appearances, appearance दिखते कैसे, of living organisms। on the other hand, अगर हम anatomy की बात करते हैं, anatomy का मतलब क्या होता है, anatomy का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, ना कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, हो गया मॉर्फोलॉजी। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना उसे बोलते हैं एनाटमी। एनाटमी का मतलब असली होता है, ये टॉमी है ना, टॉमी, जहाँ पे टॉमी टॉमी है ना, वैसे टॉमी बाइसेप आप पढ़ेंगे ना आगे क्लास में। टॉमी का मतलब और ये कट करना, ठीक है। यानी कि एनाटोमी का मतलब होता है, वो हम तब तक नहीं पढ़ पाएंगे जब तक हम कटिंग नहीं करेंगे, कटिंग या सेक्शनिंग हम नहीं करेंगे। अगर मैं अपने हाथ को कट नहीं करूँगा ऐसे, ठीक है, मेरा हाथ कट गया, उनके नीचे बढ़ गई है, अब हमको अपना हाथ ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, अब आप देख पाएंगे ना अंदर से क्या था मुझे हाथ में ना, तो विदाउट कटिंग ये पॉसिबल नहीं होता है। तो एनाटमी का मतलब टिश्यू लेवल तक जाना, मतलब अंदर जाना, थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ना, जो बाहर आंखों से दिखते नहीं है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट एनाटमी डील्स विद। जैसे हम एनाटमी ऑफ हार्ट पढ़ते हैं, अंदर से कैसा स्ट्रक्चर हार्ट का होता है, ठीक है, उसमें कौन सी सेल्स होती है, कार्डियक सेल्स होती है। एनाटमी ऑफ लिवर पढ़ते हैं, एनाटमी ऑफ किडनी पढ़ते हैं, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स जहाँ पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ते हैं, वहाँ मिसोफिल्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम वो होते हैं, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स होती है, वो सब पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। कहने की बात यह है कि एनाटमी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये होता है एनाटमी और मॉर्फोलॉजी, ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मॉर्फोलॉजी तो पता नहीं कि मॉर्फ का मतलब क्या होता है। मॉर्फ का मतलब स्ट्रक्चरल एनाटमी का मतलब हो गया जहाँ पे काटने के बाद हमें माना समझ में आ जाता है, हम चलते नीचे आप। अब इसने यहाँ पे कुछ लिखा है, कैथेराइन इसोस, कुछ ने लिखा है नाम, साइंटिस्ट का नाम क्या है, कैथेराइन इसोस, इसवा, ESUA, कैथेराइन इसवा। 1990 1898 से लेके 1997 तक ये जिंदा रहा था, यानी कि अभी कौन सेंचुरी, 21st सेंचुरी, तो मतलब 20th सेंचुरी का साइंटिस्ट था ये, मानिए आप, है ना, 1997 20th सेंचुरी का साइंटिस्ट है। तो वॉज बोर्न इन यूक्रेन में बोर्न हुआ था इन द ईयर ऑफ 1988 यूक्रेन में। ये लड़की है, खुदा हाफिज़ का लड़का है। शी शी स्टडीड एग्रीकल्चर इन रशिया, ठीक है, इसने रशिया में एग्रीकल्चर पढ़ा था, एंड जर्मनी में पढ़ा था इसने, ठीक है। रिसीव्ड हर डॉक्टरेट, उसने अपना डॉक्टरेट जो है, अपना मतलब है ना PhD, PhD क्या होता है, डॉक्टरेट करना, ठीक है,
बोल रहे हैं डॉक्टर, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने पीएचडी कर दिया, मुझे बोलेंगे डॉक्टर हिशाम बनाता है डॉक्टर हुई मैं, डॉक्टर मतलब क्या हो गया, मतलब पीएचडी करने वाला डॉक्टर, उसको बोलते हैं अरे में दुख दूर है ना, और तबीब हो गया मेडिकल डॉक्टर। डॉक्टरेट का मतलब होता है जब इंसान वो हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री होती है, मतलब पीएचडी मानी जाती है हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री, ठीक है। मुझे करना है इंशाल्लाह 2 साल के बाद। तो ठीक है, जहाँ पे इंसान को अवार्ड मिल जाता है रिसर्च करने के लिए, ठीक है। वो किसी फील्ड में एडिशनल नॉलेज बोलता है कुछ, उसको बोलते हैं डॉक्टरेट। ठीक है, पीएचडी का मतलब होता है वही डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। तो डॉक्टरेट इसने कर दिया था, कहाँ गए थे हम, रिसीव डॉक्टरेट, ठीक है, इन 1931 में से पीएचडी कर दिया था यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। शी रिपोर्टेड इन हर अर्ली पब्लिकेशंस में से रिपोर्ट कर दिया था दैट द करली टॉप वायरस, करली टॉप वायरस जो होता है स्प्रेड्स थ्रू ए प्लांट, जो करली टॉप वायरस होता है वो होता है स्प्रेड थ्रू ए प्लांट विया द फूड। विया का मतलब होता है थ्रू विया का मतलब क्या होता है, थ्रू, THROUGH इस तरीके से विया द फूड मेरा गला खड़ा क्यों हो गया 3 क्लास लगातार दी है, सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे से थ्रू ए प्लांट विया द फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू। फूड कंडक्टिंग या फ्लोएम टिश्यू से बोला जाता है, जब फूड करता है कंडक्ट, है ना, जाइलम क्या करता है कंडक्ट, जाइलम कंडक्ट करता है वाटर, और फ्लोएम क्या करता है कंडक्ट, फूड, है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल एंड फूड। तो डॉक्टर इसवा जो है ना, इसवास प्लांट एनाटमी पब्लिश्ड इन 1954, इसने प्लांट एनाटमी पब्लिश कर दिया। टुक ए डायनामिक एंड डेवलपमेंटल अप्रोच, बिल्कुल जो आगे चल गया, डायनामिक था, स्टैटिक नहीं था। डिजाइंड टू एनहांस वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर, ठीक है, एनहांसमेंट के लिए, ताकि इंसान की अंडरस्टैंडिंग में एनहांसमेंट आ सके, मॉडिफिकेशन आ सके कि प्लांट स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसने किताब लिखी ना प्लांट एनाटमी पे, ठीक है। एंड एन एनॉर्मस इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड पड़ गया, ठीक है, खतरनाक इम्पैक्ट, लिटरली ब्रिंगिंग अबाउट ए रिवाइवल ऑफ डिसिप्लिन। बिल्कुल असल तौर से इसने ला दिया क्या, रिवाइवल, रिवाइवल बोलते हैं वापस, मतलब तजदीद उसको बोलते हैं अरबी ज़बान के अंदर। जैसे किताब भी लिखी इमाम गजाली ने, इह्या उलूमुद्दीन, रिवाइवल ऑफ रिलीजियस थॉट्स, उसने मतलब फलसफी अंदाज में किताब लिखी है, बहुत डीप किताब है। तो रिवाइवल का मतलब है रिवाइव, वापस करें, जैसे वो फ्री फायर में रिवाइव करते हैं लाइफ, है ना शायद। मैं नहीं खेलता हूँ, मुझे पता नहीं है अच्छे से, मैं सुना है मैं खेलता क्लैश ऑफ क्लैंस। मैं अपना 9th 11th क्लास बर्बाद कर दिया था इस गेम से। मतलब पढ़ता भी था मैं अच्छा खासा, कम से कम मैं पढ़ता था दिन में या 3 4 5 घंटे, पहले पहले, फिर एंड के दिन में पढ़ा होगा मैंने 5 7 8 घंटे अच्छे से। लेकिन मैं खेलता गेम तब तक 11th क्लास, 12th में मुझे हिदायत मिल गया अच्छे से मैंने फिर गेम्स छोड़ दी, बड़ा टाइम ज़ाया होता है इंसान को। मैंने टाउन ऑफ 13 मैक्स में नहीं की थी, कितना टाइम ज़ाया किया था मैंने, अब पछता रहा हूँ मैं आज। नहीं, वैसे पछताना नहीं चाहिए। द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज, बस अगर मैं सोचता हूँ मैं इतना बड़ा हो गया, मुझे उतना नॉलेज नहीं है इस टाइम पे, हाँ सच बात है। तो मैं मतलब 22 साल का इस टाइम पे हूँ। मैं देखता हूँ मुझसे छोटे होते 18 साल के, उनको कितना नॉलेज होती है, मैं बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन फिर मैं बोलता हूँ ये बात कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago एंड द नेक्स्ट नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज राइट नाउ। तो रिग्रेट नहीं करना चाहिए इंसान को सर मैं भी नहीं खेलता हूँ, वही माशाल्लाह अच्छी बात है। तो पास में जो हो गया उसको हम अंडो नहीं कर सकते, मतलब अब क्या कर सकते हैं हम प्रेजेंट को अभी हम सीड बो सकते हैं ताकि हमें फ्यूचर में प्लांट मिल जाए, ठीक है, इतना हम कर सकते हैं। बाकी इंसान रिग्रेट होता नहीं करना चाहिए कि वो गिर जाए डेवलपमेंट के अंदर। अगर रिग्रेट हो रहा है पास पे कि अब मुझे अब डेवलपमेंट करनी है, तो वो अच्छा रिग्रेट होता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव रिग्रेट। वी शुड नॉट हैव द डिस्ट्रक्टिव रिग्रेट दैट विल हिंडर अस फ्रॉम डूइंग मोर एंड मोर। द एनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स बाय कैथरीन, क्या लिखा है इसे, कैथरीन इसवा वाज पब्लिश्ड इन 1960। जो कैथरीन इसवा था उसने एनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स के बारे में, यानी कि एंजियोस्पर्म्स ना, है ना, के बारे में इसने लिखा। या सीड प्लांट्स मतलब क्या, वही ना एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म दोनों होते हैं ना सीड प्लांट्स ही। अब जिम्नोस्पर्म्स में नेक्ड होते हैं सीड्स, और एंजियोस्पर्म्स में क्लोज होते हैं सीड्स इनसाइड द ओवरी। was published in 1960 के अंदर। इट was referred to as वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, इसे कहा गया इस किताब को, एनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स को, वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। इट इज एनसाइक्लोपीडिया, इट्स एनसाइक्लोपीडिक, मतलब ये एनसाइक्लोपीडिया की तरह है, मानी जाती है, कौन, वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, जिसकी किताब थी, ठीक है।
नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। NAS को बोलते हैं शॉर्ट में। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जो है ना इसमें फिर, अच्छा यहाँ से हम ये पढ़े, इन 1957 के अंदर शी वॉज इलेक्टेड टू द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस NAS को बोलते हैं। तो इन लोगों ने इसको इलेक्ट कर दिया था 1957 के अंदर, मतलब अच्छे अच्छे काम इसने कर दिए, ठीक है। तो इसने क्या लिखा था, उसको बोल जाएगा वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। वेबस्टर हो गया क्या, जिसे हम बोलते हैं वेब होता है ना, वेब वेब पेजेस, तो वेब का मतलब होता है वही, वेबस्टर मतलब हो गया डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब हो जाता है तो इंसाइक्लोपीडिया वो किताब मानी जाती है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स बाय कैथरीन एल्सवा। बिकमिंग, अच्छा, बिकमिंग द सिक्स्थ वुमन, छठी औरत बन गई है टू रिसीव द ऑनर, जिसने ऑनर लिया। इन एडिशन टू दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड उसको मिल गया, शी रिसीव द नेशनल मेडल, उसको एक नेशनल मेडल भी मिल गया, ठीक है। कहाँ पे, ऑफ साइंस फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, ना बुश था ना पहले यहाँ पे अमेरिका का प्रेसिडेंट। इसने कहाँ PhD किया था ना, यूनाइटेड स्टेट्स में, आप समझ रहे, USA में। तो वहाँ कौन था प्रेसिडेंट, जॉर्ज बुश। तो इसने 1989 में इस जर्मनी की खातून को, सॉरी यूक्रेन की खातून को, जो बाद में उसको मतलब क्या मिल गया था, शी वॉज स्टडी एग्रीकल्चर इन रशिया और जर्मनी में पढ़ा था उसने, बाद में PhD कहाँ किया, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इस यूक्रेनी खातून कैथरीन यूसो को जॉर्ज बुश साहब ने 1989 में अवार्ड भी दिया था। When Catherine Ionesco died in the year 1997, मर गई है। पीटर रेवन, मतलब बहुत बूढ़ी मर गई है ना, कितनी बड़ी मर गई है भाई। डायरेक्ट मतलब कितने साल हो गए ना, 98 to 97, लाइक खुदा में ना, कितना बची है जिंदा। 100 साल लगभग। अच्छा, anatomy and morphology, Missouri Botanical Garden remembered that she absolutely dominated the field of plant biology even at the age of 99। 99 साल की बुढ़ी थी ये, लेकिन इसने फिर भी एब्सोल्युटली डोमिनेट किया था बायोलॉजी फील्ड को। तो हमें भी चाहिए कि हम कुछ प्रोडक्टिव दें सोसाइटी को, हमें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए ना, ज़रूरी, मतलब कुछ तो फ़ायदा भी, इसने बेचारे ने इतना फ़ायदा दिया मतलब बायो साइंटिस्ट को। जैसे हदीस में भी आ गया क्या, खैरुन्नास अनफअहुम लिन्नास, बेहतरीन लोग वो थे जो लोगों को नफ़ा पहुंचाते हैं। अब इसने लोगों को नफ़ा पहुंचा दिया था, है कि नहीं, तो ये उनमें से बेहतरीन लोगों में से आ सकती है। लेकिन अगर इसको ईमान होता तो उससे आखिरत में भी फ़ायदा था, अगर उसको ईमान नहीं होगा तो उसको सब ज़ीरो हो जाएगा, आखिरत में कोई अजर नहीं मिलेगा। हाँ, दुनिया में रिवॉर्ड मिल जाता है ना, जो दुनिया में अच्छे काम करते हैं, प्रोडक्टिव काम करते हैं, साइंटिस्ट साइंस में, एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में, तो डेफिनेटली उसको दुनिया उसको रिवॉर्ड देती है, उस चीज़ की रेस्पेक्ट भी उससे करती है दुनिया। लेकिन अगर इसने उसके लिए किया ही नहीं, जैसे उसको पैदा कर दिया, तो ये कैसे एक्सपेक्ट भी कर सकती है कि उसको वो देगा रिवॉर्ड, है कि नहीं। मतलब कोई काफिर को एक्सपेक्ट नहीं होता है कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, इटर्नल रिवॉर्ड, तो उसको कैसे मिलेगा ये रिवॉर्ड, है ना। तो जो चाहे कितना भी नेक इंसान होगा, मॉरली अच्छा इंसान होगा, करप्ट नहीं होगा, मॉरली अच्छा होगा, लेकिन ईमान नहीं होगा, उसको सब ज़ाया हो जाता है आखिरत में। दुनिया में अगर जो बेनिफिट लेता है, लेकिन आखिरत में सब ज़ाया हो जाता है। हम चलते नीचे, बाकी हमें पता नहीं है ये क्या थी क्या थी, ये तो खुद जानता रहा था, हम किसी को जज नहीं कर सकते, है कि नहीं। चैप्टर नंबर 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये बड़ा अच्छा चैप्टर है, मजा आता है पढ़ने में इसको। मतलब वही हम यहाँ पे रूट पढ़ेंगे, द रूट, द स्टेम, द लीफ, द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मतलब मानिए पैटर्न कैसा होता है गुलाबों का, बाज़ अवत गुलाब चलते हैं ऐसे 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 ऐसे, बाज़ अवत ऐसे 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 ऐसे, है ना, बाज़ अवत ऐसे 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 ऐसे, तो वही इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, सीड के बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखा है, सेवन टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, ये कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज, तो ये हमारा टॉपिक्स होंगे। 5.1, 5.2 ऐसे होगा। नहीं, 5 मतलब चैप्टर 5, 5.1 मतलब पहला सवाल, 5.2 दूसरा सवाल, कुल 9 सवाल है। कितना आसान बनाया इन्हें किताबों को। पता है, हम बोलते हैं ना नीट मुश्किल है, अल्लाह की कसम, यहाँ हम बोलते हैं एग्जाम मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं होता है और ना हो सकता है कुछ मुश्किल। हाँ, मुश्किल है डिसिप्लिन रखना, डिसिप्लिन इज मुश्किल सबसे ज़्यादा। बाकी पढ़ना कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, अल्लाह की कसम। जब जो पढ़ता है ना, चाहे उसका IQ कितना भी कम होगा ना, जो पढ़ने बैठेगा ना वो कुछ भी कर सकता है, अल्लाह की कसम। जो बोलते हैं ना एग्जाम नीट का मुश्किल है, वो बोलते हैं हम हमें वो सकत और इस्तात नहीं है कि हम एक जगह बैठेंगे और पढ़ेंगे 8 घंटे तक, इसलिए बोलते हैं मुश्किल है। वरना मुश्किल क्या है, मतलब जो बैठेगा दिन में 8 घंटे किताबों पे, वो तो तबाही मचाएगा जो आएगा सोसाइटी में, उसको बोलेंगे कि इतना बड़ा अक्लमंद इंसान है कि नहीं। तो जब इंसान मेच्योरिटी आ जाती है, उसको समझ आता है कि सिलेबस मुश्किल नहीं होता है, डिसिप्लिन मुश्किल होता है, डिस्ट्रैक्शंस कट ऑफ करनी मुश्किल होती है। 10-15 दोस्त फोन कर रहे होते हैं,
20,000 लोग फ़ोन कर रहे होते हैं, वहाँ से इंसान रील चला रहा होता है 10-15 घंटे तक, वहाँ से इंस्टाग्राम के शॉर्ट देख रहा होता है 20 घंटे तक, वहाँ से यूट्यूब के शॉर्ट देख रहा होता है, यहाँ से घर में काम भी करने होते हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस कट ऑफ करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है अच्छे से पढ़ने के लिए। ना कि सिलेबस तो मुश्किल होता ही नहीं, कुछ सिलेबस क्या होता है बचगी। The wide range in the structure of higher plants will never fail to fascinate us. जो वाइड रेंज होती है क्या स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स की, वो कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकती है, कि हमें फैसिनेट करती है, हमें मतलब ताज्जुब में डाल देती है। इवन दो द एंजियोस्पर्म्स शो सच अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी, अगर से वो दिखाते भी है एक लार्ज डाइवर्सिटी इन देयर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ऑल दैट्स आल्सो कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट्स। वहाँ पे रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। In chapter second and third, we talked about the classification of plants, है ना? Based on morphological and other characteristics. For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant, or for that matter, any living organism, we need to know standard technical terms. है कि नहीं? We need to know the standard technical terms and standard definitions. तो हम definition से आते हैं, फिर आगे चल के हम पढ़ते हैं कोई चीज़। We also need to know about the possible variations in different parts, जो variations possibility होती है उसमें डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। अडेप्टेशंस बाज़ औक़ात हो जाती है ना, अडेप्टेशन की बुनियाद पे वैसे ही बन जाता है। प्लांट कहीं भी होता है, आप मानिए जो सेकुलेंट प्लांट्स होते हैं ना, आप समझ नहीं आएगा वो चीज़। आप मानिए कैक्टस में क्या होता है, लीफ क्या होते हैं, थॉर नहीं होते ना, वहाँ बड़े लीव्स नहीं होते, क्यों? अगर वहाँ बड़े लीव्स होंगे ना, तो वो पानी निकल जाएगा, पूरा इवेपोरेट हो जाएगा थ्रू ट्रांसपिरेशन, और वो मर जाएंगे प्लांट ही। तो वहाँ पे बहुत पतले पतले लीव्स होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इज अडेप्टेशन, ठीक है। मतलब अडेप्ट करना ना कहीं पे, जैसे इंसान फॉर एग्जांपल कहीं ज़्यादा नए एनवायरनमेंट में, वो वहाँ पे अडेप्ट करता है, फिर अच्छे से रहता है ना। जैसे अभी तक आप स्कूल में थे, आप कहाँ जाएंगे, हायर सेकेंडरी में, आप वहाँ पे अडेप्ट करेंगे वैसे ही, फिर आप जाएंगे कॉलेज में, आपको वहाँ पे अडेप्ट करना पड़ेगा, आपको असर पड़ेगा डेफिनेटली, हर एक को पड़ता ही है। तो उसे बोलते हैं अडेप्टेशन। और अडेप्टेशन अडेप्टेशन होनी भी चाहिए इंसान को, उसको बोलते हैं अडेप्टिव इंटेलिजेंस इस चीज़ को ना। मतलब कोई इंसान होता है ऐसा ना, उसके साथ लड़ाई किसी को होती नहीं है। वो हर एक से अच्छे से बात करते हैं, और हर एक उससे मोहब्बत भी करता है, क्यों? उसके बाद उसकी होती है अडेप्टिव इंटेलिजेंस, वो हर जगह होता है फिट। उसको भिखारी में रखेंगे ना, वहाँ भी लगेगा वो अच्छा। सो रखेंगे इंटेलेक्चुअल्स में, वहाँ बनेगा वो इंटेलेक्चुअल, भिखारी में भिखारी बनाएगा अपने आप को। मसला है किसको बोलते हैं अडेप्टिव इंटेलिजेंस साइकोलॉजी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट्स फॉर प्रोटेक्शन, अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए, क्लाइंबिंग करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए प्लांट्स ना बहुत वेरिएशंस दिखाते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, अडेप्टेशंस दिखाते हैं। वो भी हम पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। If you pull out any weed, you will see that all of them have roots, है ना? कोई weed आप निकालेंगे ना, all of them have roots, stem and leaves, ठीक है। They may be bearing flowers and fruits sometimes. The underground part of the flowering plant is the root system, है कि नहीं? Underground part जो below the ground होता है, जो below the soil होता है, उसे बोलते हैं root system, while the portion above the ground forms the shoot system. तो अगर ये मानिए ये हो गया क्या, रूट सिस्टम, जो ऊपर से ये बाकी बाकी ये क्या हो गया, शूट सिस्टम। दिस इज द शूट system, and this is the root system that is below the ground. Root and shoot, root shoot, root shoot, root system and shoot system. तो पहले हम पढ़ते हैं रूट के बारे में, हम आएंगे नीचे से ही, ठीक है। रूट से हम आएंगे, फिर जाएंगे ऊपर ऊपर। तो इन मेजोरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स, जहाँ पे दो कोटिलेडोन्स प्रेजेंट होते हैं ना, हम पढ़ेंगे वो बाद में डाइकॉट्स क्या होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आपके ऐसे ही याद। मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स जो होते हैं, जहाँ पे डाइकॉट जो होते हैं, जहाँ पे दो कोटिलेडोन्स प्रेजेंट होते हैं, द डायरेक्ट इलोंगेशन वहाँ पे हो जाती है ऑफ द रेडिकल, डायरेक्ट इलोंगेशन रेडिकल की हो जाती है। रेडिकल का क्या होता है, आप मानिए रेडिकल से बाद में बन जाता है रोड, इन शॉर्ट, ठीक है। और प्लूम्यूल से बन जाता है शूट, आप ये रख सकते हैं याद, अभी ना मैं लाख बार पढ़ने हैं वापस। प्लूम्यूल आप मानिए एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है, उससे बन जाता है बाद में शूट, और रेडिकल से बन जाता है रूट। आप समझ रहे, रेडिकल से बन जाता है रूट, और प्लूम्यूल से बन जाता है शूट, यानी कि अपर बॉडी ऑफ प्लांट। मतलब उन्हें डाइकॉट्स हम पढ़ेंगे आगे, स्ट्रक्चर ये समझ जाएगा अच्छे से। इन शॉर्ट मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में जो डायरेक्ट इलोंगेशन हो जाती है रेडिकल की, आखिर आप बताएंगे रेडिकल होता क्या है। तो रेडिकल का मतलब पता क्या होता है, आप यहाँ पर लिखिए, रेडिकल का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक
मैंने व्हाट निकाली, रूट ऑफ अ सीड। आप समझ रहे? एम्ब्रियोनिक रूट, बच्चा रूट, आप रखिए याद है, रेडिकल का बच्चा रूट, एम्ब्रियोनिक रूट ऑफ ए सीड। आखिरकार सीड से बन जाता है ना क्या पूरा प्लांट, जहाँ पे रूट सिस्टम भी होता है, शूट सिस्टम भी होता है, सब कुछ होता है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है सीड के अंदर ही। तो उन्हीं डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स के अंदर वहां पे रेडिकल होता है प्रेजेंट, वो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर आगे। उसी रेडिकल को हम प्यार से बोलते हैं एम्ब्रियोनिक रूट ऑफ ए सीड। जो एम्ब्रियोनिक रूट, बच्चा रूट जो होता है ना, बच्चे से बड़ा बन जाता है फिर, है ना। तो इट्स द फर्स्ट पार्ट टू इमर्ज ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब सीड जर्मिनेशन हो जाती है, जर्मिनेशन क्या हो गया मतलब बढ़ जाना है ना, सीड बढ़ घुसाते हैं जमीन में, उग जाता है, जर्मिनेशन। जब सीड जर्मिनेशन हो जाती है, जब सीड जर्मिनेशन हो जाती है, तो उस मौके पे जो फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट इमर्ज हो जाता है, निकल जाता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन, और जो बनाता है बाद में प्राइमरी रूट, उसे कहा जाता है रेडिकल। इन शॉर्ट, रेडिकल से बन जाता है प्राइमरी रूट, रेडिकल से बन जाता है प्राइमरी रूट, रेडिकल से बन जाता है प्राइमरी रूट। ये देखिए आप यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इसने उतना नहीं दिया आपको, मतलब ये तो सिंपल सिंपल एनसीईआरटी ठीक है। ठीक है। लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल, जो सॉइल के अंदर ग्रो करता है। ठीक है, एक बात याद रखनी है। आप मानिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज द सीड, ये क्या है मेरे पास सीड। आप मानिए इतना है ना नीचे वाला पोर्शन, इसको अगर मैं नाम दूंगा एक चीज को, बोलेंगे रेडिकल, क्या बोलेंगे, रेडिकल। ऊपर वाले को नाम देंगे प्लूम्यूल, म्यूल। अब प्लूम्यूल क्या होता है, मुझे कोई बोल सकता है इतना कौन यहाँ पे इंटेलिजेंट इंसान है जो मुझे चैट में पूछता है प्लूम्यूल की डेफिनेशन? क्योंकि ये ऑपोजिट होता है रेडिकल है, रेडिकल का एम्ब्रियोनिक रूट ऑफ ए सीड। मुझे बताइए प्लूम्यूल की डेफिनेशन, चैट में बताइए, शाबाश। जो बोलेगा वो बहुत महान इंसान है, और वो अच्छे से पढ़ता भी है, समझता भी है। ये तो आसान है, एम्ब्रियोनिक शूट ऑफ ए सीड, है कि नहीं? Radical is the embryonic root of a seed and plumule is the embryonic, शाबाश, रूट के शूट, शूट ऑफ द, मतलब बच्चा शूट। जब बच्चा शूट है तो उससे बनेगा बड़ा शूट, है कि नहीं? तो रेडिकल और प्लूम्यूल सीड में होते हैं, रेडिकल एम्ब्रियोन स्टेज में होता है। रेडिकल को बोलते हैं प्यार से एम्ब्रियोनिक रूट ऑफ ए सीड, और प्लूम्यूल को बोलते हैं प्यार से एम्ब्रियोनिक शूट ऑफ ए सीड। लेकिन पहले रेडिकल ही बन जाता है, बाद में प्लूम्यूल बन जाता है। फर्स्ट बिकम्स डेवलप्स रेडिकल देन डेवलप्स द प्लूम्यूल। पहले रूट ही बन जाता है, फिर जाके शूट बन जाता है। जब बुनियाद होगी नहीं तो वो चलेगा कहाँ, मतलब आपको लगता है बिना रूट के शूट बन सकते हैं ना? हवा में, पता है हवा में तो उठता है प्लांट। तो डेफिनेटली पहले रेडिकल बन जाता है, फिर प्लूम्यूल बन जाता है। और प्लूम्यूल और रेडिकल डेवलपमेंट क्या होती है, वो होती है डाउनवर्ड्स, है ना। रीड, रूट कहाँ जाता है, नीचे जाता है रूट, फॉर एग्जाम्पल ये रूट है, वो कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स। जो प्लूम्यूल होता है वो कहाँ जाता है, अपवर्ड्स अपवर्ड्स। तो रेडिकल हैज डाउनवर्ड डेवलपमेंट एंड प्लूम्यूल हैज अपवर्ड्स डेवलपमेंट। तो रेडिकल का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक रूट ऑफ ए प्लांट या सीड बोल सकते हैं, और प्लूम्यूल का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक शूट ऑफ ए सीड। वही बोल रहा है, लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल, इट बेयर्स लेटरल रूट। इसको लेटरल रूट्स होते हैं, लेटरल मतलब क्या, जो साइड से रूट्स होते हैं, ऐसे हो जाते हैं रूट्स, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ऑफ सेवरल ऑर्डर्स। सेवरल ऑर्डर्स के होते हैं वो रूट्स, मतलब ऑर्डर मतलब क्या हो गया, पहले प्राइमरी रूट, फिर क्या बन जाते हैं सेकेंडरी रूट, फिर क्या बन जाता है टेरिशरी रूट, है ना? ये तो पता ही होगा आपको पहले। आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? रेडिकल यानी कि एम्ब्रियोनिक रूट ऑफ ए सीड से बन जाता है प्राइमरी रूट, उससे बन जाता है सेकेंडरी रूट, उससे बन जाता है टेरिशरी रूट। समझ रहे आप, टेरिशरी रूट। द प्राइमरी रूट एंड ब्रांच कॉन्स्टिट्यूट, जो प्राइमरी रूट और उसके ब्रांच होते हैं उनमें क्या होता है, constitutes the tap root system, वो बनाता है टैप रूट सिस्टम एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट। ये टैप रूट सिस्टम जहाँ पे प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट होता है, उसे बोलते हैं टैप रूट सिस्टम, जो पाया जाता है मस्टर्ड प्लांट के अंदर। किसमें? मस्टर्ड प्लांट के अंदर। अब हम बात करते हैं मोनोकोटिलेडन्स की, जहाँ पे खाली एक कोटिलेडन प्रेजेंट होता है। तो प्लांट्स जो मोनोकोटिलेडन्स होते हैं, द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, छोटा सा जिंदा जिंदा रहता है, वो कम टाइम तक जिंदा रहता है। एंड इज रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स।
तो वही प्राइमरी रूट्स मोनोकॉटिलिडन्स में जो शॉर्ट लिव्ड होता है उसको रिप्लेस किया जाता है बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द सिस्टम से वो ओरिजिनेट हो जाते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूट द फिब्रस रूट सिस्टम, और उसे ही हम बोलते हैं फिब्रस रूट सिस्टम। मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा क्लास सेकंड थर्ड फोर्थ में पढ़ते हैं लगभग या फिफ्थ सिक्स में। फिब्रस रूट सिस्टम, टैब रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, वहाँ पे इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिब्रस रूट सिस्टम क्या होता है? जो मोनोकॉटिलिडन्स में बन जाता है, जो शॉर्ट लिव्ड होता है। वो कैसे बन जाता है? जब वो मोनोकॉटिलिडन्स में जो प्राइमरी रूट होता है, ना कि फिब्रस रूट, मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। मोनोकॉटिलिडन्स में जो प्राइमरी रूट होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, और उसे रिप्लेस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, बहुत सारे रूट्स। और वो निकल जाते हैं बेस ऑफ स्टेम से, स्टेम की बेस से वो रूट्स बहुत सारे निकल जाते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी रूट होता है वो रिप्लेस हो जाता है बाय दीज रूट्स that originate from the base of the stem. They are called as fibrous root और fibrous root system, जो होता है कहाँ प्रेजेंट? इन द मोनोकॉटिलिडन्स। सवाल यहाँ पे फ्रेम ऐसे हो सकता है कि टैप रूट सिस्टम कहाँ होता है प्रेजेंट, डाइकॉट्स पे कि मोनोकॉट्स में? आप जवाब क्या देंगे? टैप रूट सिस्टम होता है डाइकॉट्स में प्रेजेंट। सवाल ऐसे बोल सकते हैं वो कि फिब्रस रूट सिस्टम कहाँ पे होते हैं, मोनोकॉट्स में डाइकॉट्स में? आप जवाब क्या देंगे? मोनोकॉट्स में, ठीक है। मुझे लगता है मैं ऐसे ना, आपको पता क्या, देखिए हम पढ़ते खाली टेक्स्ट है ना, हम मतलब क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो हम एंड पे करेंगे सारे एक साथ, वो मसला नहीं है कुछ। लेकिन फिर भी ना जब इंसान पढ़ता है ना, टॉपर्स की खसलतों में से ये होती है, खिसाल खिसाल जो होते हैं टॉपर्स की, वो ये होती है कि वो लोग एक्टिव रिकॉल कर रहे होते हैं, जो वो पढ़ते हैं ना, वो सवाल कर रहे होते हैं। अच्छा ये क्या पता, ठीक, क्या एडवर्टिशियल रूल सिस्टम, ठीक ठीक ठीक, वो कहाँ होता है? मोनोकॉर्ड्स में। क्यों होता है? अच्छा ऐसे, ऐसे वो कर रहे होते हैं, अपने आप से बातें करनी होती है। किताब से कुछ नहीं होता है, लोग तो सारी किताबें खोल देते सामने रखते हैं किताबें पूरे दिन तक, उससे कुछ नहीं होता है। एक्टिव रिकॉल इज द की टू टॉप एनी एग्जाम इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज फोकस दुनिया में बहुत कम होता है। जो दुनिया के बड़े लोग होते हैं ना, जो मतलब अक्लमंद होते हैं, आपने देखा होगा कितने फोकस्ड होते हैं वो, एक जगह पे ना, वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हो। तो वही चीज़ होती है। अब आज से वैसे पढ़ेंगे, मैं सवाल पूछता होगा, ठीक है, या हम सवाल उभारते होंगे अपने आप के अंदर, हम सवाल उठाते होंगे ताकि जवाब हम क्योंकि ऐसा था, क्यों, देखिए क्या मसला हो जाता है। जब दिमाग को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है वो दिमाग वो चीज़ याद रखता है। आप मानिए दिमाग को सवाल से क्या होता है, अरे कुछ खुजली जैसे आ जाती है, सवाल हो गया, अब जवाब मिलना चाहिए, तो दिमाग वो याद कर लेता है। अगर मैं स्पून फीडिंग कर रहा हूँ, लो इन्फॉर्मेशन, लो, भरो अंदर, भरो अंदर, आप बोलेंगे कितना दे रहा है, थक गए आप लेते लेते, है कि नहीं? तो सवाल अपने आप से पूछना चाहिए पढ़ने के टाइम पे, वही होती है टॉपर्स की खसलतों में से एक खसलत। आ, क्या? ठीक है, ऐसे नहीं, द वीट प्लांट, जैसे कि हम वीट प्लांट में इसको देखते हैं क्या, फिब्रस रूट सिस्टम को हम लगा देते हैं वीट प्लांट्स के अंदर। तो वीट प्लांट क्या होता है? अब मोनोकॉट डाइकॉट बताइए? मोनोकॉट है ना। ऐसे भी सवाल आ सकता है। अब देखिए एनसीईआरटी आपको सवाल, मतलब आपको नीट में सवाल आएगा या बोर्ड में सवाल आएगा कि वीट प्लांट क्या होते हैं, मोनोकॉट डाइकॉट। लिखा नहीं है एनसीईआरटी में। आप बोले कहाँ लिखा है एनसीईआरटी में? लिखा ही नहीं है। एनसीईआरटी ने आपको बोला था पहले कि मोनोकॉट्स में होता है प्रेजेंट क्या, फिब्रस रूट सिस्टम, तो डेफिनेटली वीट प्लांट ही मोनोकॉट ही होगा ना, है कि नहीं? अब पता है इसको क्या बोलते हैं फिलोसफी में? इसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, उसको छोड़िए क्या करना है, मैं बताऊँ फिर भी ऐसे ही। अगर मैं बोलूँगा मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं टैक्टिक समझाने के लिए कि एग्जाम कैसे क्रैक करना होता है, कोई भी एग्जाम। देखिए, अगर मैं बोलूँगा कश्मीरीज लव राइस, कश्मीरियों को खाना खाना पसंद होता है, हिशाम इज़ अ कश्मीरी, मैं कश्मीरी हूँ। मैंने कहा ही नहीं आपसे कि हिशाम लव्स राइस, कहा मैंने? हिशाम लव्स राइस मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कश्मीरीज लव राइस, हिशाम इज़ अ कश्मीरी। मैंने आपसे नहीं कहा हिशाम लव्स राइस। आपने खुद ब खुद डिड्यूस कर दिया इस चीज़ से कि हिशाम लव्स राइस, क्योंकि हिशाम इज़ अ कश्मीरी एंड कश्मीरीज लव राइस, तो डेफिनेटली हिशाम आंसर लव्स राइस। तो एनसीईआरटी बोलेगी आपको क्या हिशाम को राइस पसंद है कि नहीं? आप बोलेंगे, मतलब नीट में आप बोलेंगे एनसीईआरटी ने दिया नहीं था सवाल। मसला क्या, उसको बोलते हैं रीफ्रेजिंग, क्वेश्चन रीफ्रेजिंग। यहाँ पे सोचना पड़ता है, तो इसलिए नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए गोटा वोटा नहीं चलता है। इसलिए यहाँ पे बोर्ड के टॉपर्स को 93 पर, 97, 98% भी आ जाते हैं, कुछ को 493 मार्क्स आ जाते हैं। उससे क्या हो जाएगा, वो तो बोर्ड में हर एक को मार्क्स मिल जाते हैं, कुछ भी लिख लेता है इंसान और टिक मार रहे होते हैं एग्जामिनर्स। यहाँ इंसान को ये छह इंसान तरह समझ के इंसान असली काबिलियत, ये समझ रहा है कि ये गोटा कर रहा है, यहाँ पे चलता है पता। तो इसीलिए
ये चीज़ें होती है इंपॉर्टेंट। इसलिए यहाँ पे मैं आपको समझा है चीज़ें कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है। तो इसलिए हम इतना आहिस्ता पढ़ रहे हैं, हम खाली एक पेज पढ़ रहे हैं। अगर आप देखें यूट्यूब पे जो जिन्हें पढ़ा दी है एनसीईआरटी, वो पढ़ाते हैं ऐसे ऐसे एनसीईआरटी, उन्हें पढ़ाई होगी मानिए आप 1 या 2 घंटे में पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया होगा। क्योंकि वो लोग ऊपर ऊपर से बोलते हैं चलो आगे चलो आगे चलो आगे। लेकिन असली क्या होता है, इंसान को पूरा डेप्थ तक जाना होता है, तब जाके अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है कि नहीं। चलते हम नीचे। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास या मॉन्स्टेरा एंड बेनियान ट्री जो होता है, रूट अराइज फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। वहां पे जो रूट्स अराइज हो जाते हैं फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हमने कहा अभी कि रेडिकल से रूट बन जाता है, लेकिन वहां पे रेडिकल से रूट नहीं बन जाता है। कहाँ कहाँ पे, शाबाश। बनियान ट्री में, मोनेस्ट्रा के अंदर, और ग्रास के अंदर। और उन्हें ही बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। अब एडवेंटिशियस, अगर आपको सवाल हो जाएगा नीट में, वो कौन से रूट्स होते हैं जो बन जाते हैं विदाउट रेडिकल। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स। तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन, इसको बोलते हैं सेल्फ क्वेश्चन फ्रेमिंग। क्या बोलते हैं, सेल्फ क्वेश्चन फ्रेमिंग। जब भी आप पढ़ते हो ना, हम खुद क्वेश्चन पूछना तुमसे, अच्छा ठीक ठीक ठीक। क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा करना चाहिए फोकस क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी पढ़ना चाहिए, क्वांटिटी से कुछ नहीं होता है। कोई बड़ी बड़ी रेस से पढ़ेगा ना, कोई इतना ही पढ़ेगा अच्छे से याद करके, वो बहुत आगे जाता है वल्लाहि अज़ीम। कोई पढ़ता है इतनी किताब है, उससे कुछ नहीं होता है, वो चलता ही नहीं आगे। द मेन फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम आर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है ना, रूट क्या करता है, रूट करता है एब्सॉर्ब वाटर को, मिनरल्स को, और क्या करता है, प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। प्रॉपर एनकरेज मतलब पकड़ना, पकड़ थप, रूट से थप देना जमीन से, वही इसको बोलते हैं क्या, प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स को जो एनकरेज मिल जाती है, वो पकड़ती है अच्छे से। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल्स, जो रिजर्व फूड मटेरियल्स को स्टोर कर देता है, कौन, रूट की बात चल रही है यहाँ पे। मतलब these are the functions of the root, वो क्या क्या है, absorption of water and minerals from the soil, proper anchorage of the plant parts। anchorage का मतलब क्या होता है, anchorage का मतलब होता है मतलब firmly पकड़ना किसी चीज को। anchorage का मतलब होता है firm attachment। क्या होता है, firm attachment, अच्छे से attachment करना, या firm support बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं रूट्स प्रोवाइड एनकरेज टू द प्लांट इन द सॉइल। रूट्स एनकरेज करते हैं प्लांट को, प्रोवाइड, प्लांट तुम्हें थप चाहिए, हाँ मैं रूट हूँ, मैं तुम्हें थप दूंगा, वैसे ही। तो प्लांट प्रोवाइड करते हैं क्या, एनकरेज टू द प्लांट इन द सॉइल, ताकि वो सॉइल को पकड़ लेते हैं उससे। तो स्टोर करते हैं क्या, रिजर्व फूड मटेरियल्स को। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और आपने पढ़ा होगा ना वो एब्सिसिक एसिड साइटोकाइन, इसको क्या होता है, क्लास 10 में ना, सेकेंड चैप्टर में। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं, तो उन्हें भी कौन बनाता है, रूट्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को भी बना देते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चाहिए। अब देखिए पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट तो आसान है, वैसे टाइम हो गया वैसे। ये क्या है, फ्लावर बताइए आप, ये क्या है, फ्रूट जो बनता है फ्लावर्स की बाद में। ये क्या है, स्टेम है ना। ये क्या है, लीफ। ये क्या है, बड है ना, यहाँ पे बड होता है, ये रहा बड, 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 ये रहा बड। और अ, इसको बोलते हैं नोड, इसको बोलते हैं इंटरनोड। अब देखिए नोड इंटरनोड क्या होता है। नोड मानिए आप वो पॉइंट जहाँ पे ये जो आपका है ना, ये लीफ, ये मिल जाता है स्टेम के साथ, इसको बोलते हैं नोड। इस पॉइंट को, दिस इज द नोड, 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 दिस इज द नोड। और दो नोड के दरमियान जो टाइम होता है गैप, उसको बोलते हैं इंटर नोड। आप मानिए यहाँ नोड है, यहाँ नोड है ना, बीच में ना जगह, इसको बोलते हैं इंटर नोड। क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए क्या है, इंटर नोड, यहाँ भी क्या है इंटर नोड, यहाँ भी क्या है इंटर नोड। तो नोडों के दरमियान में